बलोचिस्तान संघर्ष ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुराने युद्ध की कहानी है। तो चलिए इस पूरे मसले को जरा बारीकी से समझते हैं। आज हम उस जंग की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जो हर गुजरते दिन के साथ और तेज होती जा रही है। और देखिए, ये कहानी आज की खबरों से नहीं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास से शुरू होती है। तो आज के हालात को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या बदला है। जो कभी एक बिखरा हुआ अलग थलग विद्रोह था, वो आज एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कह सकते हैं कि एक ताकतवर फोर्स बन गया है। पहले जो गुट अलग अलग लड़ते थे, वो अब एक साथ मिलकर एक सेना की तरह हमले कर रहे हैं, और जाहिर है इसका असर भी कहीं ज्यादा हो रहा है। अब देखिए, बलोच लोगों का एक अलग देश बनाने का दावा कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उनके सदियों पुराने खुद के शासन के इतिहास में। ये बात काफी दिलचस्प है कि अंग्रेजों के आने से भी बहुत पहले बलोच लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक पूरा राज्य बना लिया था, कलात की खानत। ये कोई बिखरे हुए कबीले नहीं थे, बल्कि एक प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड सरकार थी। एक संप्रभु, एक काम करने वाले राज्य का ये जो इतिहास है ना, यही समझने के लिए बहुत जरूरी है कि बलूच लोग पाकिस्तान में अपने विलय को किस नज़र से देखते हैं। उनके लिए ये एक आज़ाद मुल्क का खात्मा था, किसी प्रांत का बनना नहीं। बलोचों और बाहरी ताकतों के बीच का जो रिश्ता रहा है, चाहे वो अंग्रेज हों या बाद में पाकिस्तानी हुकूमत, वो हमेशा से ही धोखे और टूटे हुए वादों से भरा रहा है। अगर आप कागजों पर देखें तो कलात की आज़ादी का रास्ता एकदम साफ और कानूनी तौर पर पक्का लग रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो फाउंडर थे, वो खुद कभी कलात की आज़ादी की वकालत कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले से ही तय है। लेकिन इन सारे समझौतों के बावजूद मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना कलात में घुस गई और खान को विलय के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। और बस यहीं से उस हथियार बंद संघर्ष की शुरुआत हुई, जो आज तक जारी है। पहले बड़े विद्रोह का अंत एक ऐसे धोखे से हुआ जिसने बलोच लोगों के मन में एक कभी न भरने वाला जख्म दे दिया। सोचिए, कुरान पर हाथ रखकर सुरक्षित रास्ते का वादा किया गया और फिर उस वादे को तोड़ दिया गया। इसी एक घटना ने हमेशा के लिए भरोसे को खत्म कर दिया। और ठीक 10 साल बाद बिल्कुल वही कहानी दोहराई गई, लेकिन इस बार अंजाम और भी खतरनाक था। नवाब के बेटों और साथियों को फांसी दे दी गई, जिससे बलोच जहन में धोखे का ये पैटर्न, ये सिलसिला और भी पक्का हो गया। तो ये तो हुई ऐतिहासिक शिकायतें, लेकिन अब इसमें आज का आर्थिक शोषण भी जुड़ गया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की जो बेशुमार कुदरती दौलत है, वो तरक्की की जगह संघर्ष की वजह बन गई है। 60 अरब डॉलर, सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। इतना पैसा लगा है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक में। और इस विशाल प्रोजेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है, वो बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है। लेकिन इतनी बड़ी दौलत का फायदा वहां के आम लोगों तक ना के बराबर पहुंचता है। मिसाल के तौर पर इस इलाके की सबसे बड़ी खदानों में से एक को देखिए। मुनाफे का सिर्फ 2% हिस्सा बलूचिस्तान को मिलता है। जी हाँ, सिर्फ 2%, जबकि सारी दौलत वहीं से निकल रही है। तो अगर कई बलोच लोगों के नजरिए से देखा जाए, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके फायदे के लिए हैं ही नहीं। ये एक तरह से अंदरूनी कॉलोनाइजेशन है, जहां उनकी जमीन और उनके संसाधनों का इस्तेमाल किसी और को अमीर बनाने के लिए किया जा रहा है। तो राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों के इस लंबे इतिहास का नतीजा ये हुआ है कि बलोच प्रतिरोध का तरीका भी अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब लड़ाई का तरीका पूरी तरह बदल गया है। कहाँ पहले छोटे मोटे गुरेला हमले होते थे, और कहाँ अब एक यूनिफाइड आर्मी है जो बाकायदा मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन कर रही है। अब उनका निशाना सिर्फ सेना की चौकियां नहीं, बल्कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो नारा है ना कि हमें सीपैक नहीं चाहिए, हमें बलोच अधिकार चाहिए, यह इस पूरे मुद्दे की जड़ को पकड़ता है। अब ये लड़ाई सिर्फ स्वायत्ता या ऑटोनॉमी की नहीं रही, बल्कि अपनी जमीन और अपने भविष्य पर कंट्रोल की बन गई है। तो जैसे जैसे ये संघर्ष एक इलाकाई विद्रोह से एक खुली जंग में तब्दील हो रहा है, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे अमीर और सबसे बेचैन प्रांत का भविष्य क्या होगा। इसका जवाब तो खैर किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, इस आग को हवा देने वाली शिकायतें इस जमीन के इतिहास जितनी ही गहरी हैं।